तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में देखेंगे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं सेकेंडरी डायबिटीज मेलिटस डेवलप होने के। तो ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, तो ये मेन कॉज हो गया, मतलब कि जो प्रॉब्लम है, जो डिजीज़ है, वो जेनेटिक डिसऑर्डर ये मेन प्रॉब्लम हो गया। और उसकी वजह से जो डायबिटीज मेलिटस का डेवलपमेंट हो रहा है, तो इस वजह से होने वाले जो डायबिटीज मेलिटस है, इसे हम सेकेंडरी डायबिटीज मेलिटस कहेंगे। तो इस वीडियो में हम कुछ मेन मेन जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जिनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं सेकेंडरी डायबिटीज मेलिटस डेवलप होने का, उसे हम बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे हीमोक्रोमेटोसिस। इसे हमने पिछले वीडियोस में भी देखा था कि इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा बॉडी है वो बहुत ज़्यादा आयरन का एब्जॉर्प्शन करता है। और आयरन के एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या होता है कि जब ये आयरन ज़्यादा मात्रा में बीटा सेल्स के अंदर जाते हैं, तो उनके अंदर बीटा सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है। और चूँकि बीटा सेल्स जो है वो ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के प्रति सेंसिटिव होते हैं और उन्हें ज़्यादा झेल नहीं पाते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि बीटा सेल्स जो है वो डैमेज होते हैं और उस वजह से जो इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो कम होता है और जिसका रिजल्ट डायबिटीज मेलिटस डेवलप होता है। तो इस कंडीशन में हीमोक्रोमेटोसिस के कंडीशन में क्या हुआ कि आयरन का एब्जॉर्प्शन है वो बॉडी के अंदर बढ़ जाता है और जो हमारे सेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन का एब्जॉर्प्शन करते हैं। और उसी तरीके से जब बीटा सेल्स जो है आयरन का एब्जॉर्प्शन करता है, तो उस वजह से क्या होता है कि उसके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा हो जाते हैं। और ऑक्सीडेटिव ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से क्या होता है कि चूँकि बीटा सेल्स ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के प्रति सेंसिटिव होते हैं, तो उस वजह से वो ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को झेल नहीं पाते हैं और उसका रिजल्ट ये होता है कि जो उनके ऑर्गेनेल्स हैं, बीटा सेल्स के जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उसके अंदर के जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो ज़्यादा जो है डैमेज होते हैं और इस वजह से जो इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो कम होता है और जिससे कि सेकेंडरी डायबिटीज मेलिटस डेवलप होता है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है जेनेटिक डिसऑर्डर और इस वजह से जो है सेकेंडरी डायबिटीज मेलिटस डेवलप होता है। अब दूसरा हम देखेंगे डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसमें क्या होता है कि जीन में म्यूटेशंस के कारण जो बेबी है, जो जन्म के बाद जो बच्चा होता है, तो उसमें इंटेलेक्चुअली मतलब कि बुद्धिमत्ता जो है वो कम होता है और साथ ही साथ जो उसका मसल्स का जो टोन है, मसल्स टोन है, वो भी कम होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जब मसल्स का एक्टिविटी कम होगा, मसल्स टोन कम होगा, तो जो इंसुलिन का जो फंक्शन है, जो ग्लूकोज का जो अपटेक मसल्स के द्वारा ज़्यादा होता है, तो वो नहीं हो पाता है और इस वजह से क्या होता है कि
जो मसल्स जो होते हैं उनका मसल स्टोन मतलब कि सही नहीं रहने के बाद मसल स्टोन जो है वो लो रहने के कारण क्या होता है कि वो इंसुलिन के प्रति रेसिस्टेंट हो जाते हैं, और इस वजह से जो ग्लूकोज का मात्रा है वो ब्लड में ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा जो ग्लूकोज ग्लूकोज का जो अपटेक करता है वो मसल्स होता है। और इस डाउन सिंड्रोम के अंदर में क्या होता है कि जो हमारे मसल्स होते हैं तो वो मतलब कि उनका जो टोन होता है, मसल्स टोन होता है वो कम होता है, और उस वजह से जो मूवमेंट होता है, जो मसल्स का एक्टिविटी होता है वो कम होता है, और इस वजह से क्या होता है कि जो मसल्स में इंसुलिन का जो सेंसिटिविटी है वो मतलब कि उतना नहीं, मतलब कि इंसुलिन का जो सिग्नल है वो बढ़िया से काम नहीं कर पाता है, और जिस वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंट डेवलप होता है और ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा ज़्यादा हो जाता है। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होगा कि जो मसल्स का जो टोन है, मसल्स टोन कम होने की वजह से जो होता है, मसल्स का जो एक्टिविटी है वो कम हो जाता है, और जब मसल का एक्टिविटी कम होगा तो उसके अंदर मसल सेल्स के अंदर क्या होता है कि इंसुलिन रेसिस्टेंट का केस एराइज होता है, और जब मसल्स जो है वो ग्लूकोज का अपटेक नहीं कर पाता है तो उस वजह से क्या होता है कि ब्लड में जो ग्लूकोज का मात्रा है वो ज़्यादा हो जाता है, और इस कंडीशन की वजह से क्या होता है कि सेकेंडरी डायबिटीज मेलिटस डेवलप होता है। तो तीसरा जेनेटिक डिसऑर्डर हम देखेंगे वोल्फ्राम सिंड्रोम। तो वोल्फ्राम सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि इसमें एक जीन होता है WFS1। WFS1 एक जीन होता है। तो नॉर्मल केस में जब ये डिफेक्टिव केस में नहीं, मतलब कि जब ये नॉर्मल काम करता है, सही होता है, इसमें कोई म्यूटेशन जब नहीं होते हैं, तो इसका जो फंक्शन है वो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको ये मेंटेन करके रखता है। उसका जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है सेल्स के अंदर, जो कि प्रोटीन और फैट्स बनाने का काम करता है, तो उसे ये मेंटेन करके रखता है। और ख़ास करके ये जो न्यूरॉन सेल्स हैं और जो बीटा सेल्स है, तो उसके अंदर भी यही काम करता है कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको मेंटेनेंस का काम करता है। और जब WFS1 जो जीन है इसमें अगर म्यूटेशंस होते हैं, डिफेक्टिव जीन होते हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाता है। वो जो प्रोटीन का जो फोल्डिंग होता है, जो एक मतलब कि शेप देने का काम होता है, जो शेप शेप होता है, जिससे कि जो हार्मोन्स बनते हैं, जो प्रोटीन्स बनते हैं, तो वो काम के लायक होते हैं, तो उसे फोल्डिंग कहते हैं। तो नॉर्मल केस में जब ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम करता है तो ये जो प्रोटीन्स का जो सिंथेसिस है तो वो नॉर्मल होते हैं। और चूंकि WFS1 जीन का अगर म्यूटेशंस होता है तो उस वजह से क्या होता है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेंटेनेंस है वो सही नहीं हो पाता है,
और इस वजह से ये काम जो है ये सही नहीं करता है। और जो बीटा सेल्स के अंदर में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो वो इंसुलिन प्रोटीन बनाने का काम करता है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि जब ये जीन इसका मेंटेनेंस सही से नहीं करता है, तो इंसुलिन प्रोटीन का जो फोल्डिंग रहता है, अनफोल्डेड प्रोटीन का मात्रा ज़्यादा हो जाता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसमें जब प्रोटीन्स बनते हैं तो अनफोल्डिंग होते फिर फोल्डिंग होते हैं। और जब सही से काम नहीं कर रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो जो अनफोल्डेड प्रोटीन्स हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है बन के, और बनने के बाद मतलब कि जो रेडी मात्रा में होता है कि इसके बाद जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होकर के और ये फंक्शन के लिए रेडी हो जाए, पैकिंग हो जाए। और ये अनफोल्डेड प्रोटीन वो होते हैं कि ये मतलब कि पूरी तरीके से तैयार नहीं होते हैं। और चूंकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इनका जो मात्रा है अनफोल्डेड प्रोटीन्स का, अनफोल्डेड इंसुलिन प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये स्ट्रेस में होता है। और जब बहुत ज़्यादा ये मतलब कि स्ट्रेस में होता है, तो उस वजह से ये जो है अपोप्टोसिस का जो सिग्नल्स होते हैं सेल डेथ का, उसे एक्टिवेट कर देता है। और जिससे कि जो बीटा सेल्स है वो मरने लगते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि जो नंबर ऑफ बीटा सेल्स है वो भी कम होते हैं, और इसका रिजल्ट होता है कि जो बीटा सेल्स का जो इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो कम होता है। और इस वजह से जो है ग्लूकोज का मात्रा ब्लड में ज़्यादा होता है और डायबिटीज मेलिटस डेवलप होता है। तो वोल्फ्राम सिंड्रोम में क्या हुआ कि जो जीन था, जो WFS1 जीन था, तो उसमें डिफेक्टिव वजह से, म्यूटेशंस की वजह से क्या होता है कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सही से नहीं काम करता है। और वो मतलब कि अनफोल्डेड प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से उनके अंदर वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रेस के अंदर होता है। और उस वजह से क्या होता है कि जो एपोप्टोसिस का जो प्रक्रिया होता है, तो वो स्टार्ट हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, और जिससे जो बीटा सेल्स है वो डेथ होने लगते हैं। और उसका रिजल्ट क्या होता है कि चूंकि इंसुलिन का प्रोडक्शन है वो बीटा सेल्स के द्वारा ही होता है, तो उस वजह से क्या होता है कि इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि सेकेंडरी डायबिटीज मेलिटस डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट हम जेनेटिक डिसऑर्डर देखते हैं कि थैलासेमिया। ये भी जो है एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, और इसमें क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन का जो प्रोडक्शन होता है वो सही नहीं होता है। जो हीमोग्लोबिन होते हैं वो नॉर्मली फंक्शन नहीं करते हैं, उनका जो बनावट है, जो उनका प्रोडक्शन है वो सही नहीं होता है। और इस वजह से क्या होता है कि जो आरबीसी जो होते हैं
वो जल्दी ही मतलब कि उनका रप्चर होने लगते हैं, डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि जो ब्लड में आयरन का जो मात्रा है, रप्चर होने की वजह से वो ज़्यादा हो जाता है। और इस वजह से क्या होता है कि जो आयरन जो है वो ज़्यादा मतलब कि होने की वजह से क्या होता है कि जो बीटा सेल्स के अंदर आयरन का जो मात्रा है वो भी ज़्यादा होता है। और प्लस में क्या होता है कि थैलासीमिया के केस में जो पेशेंट होता है तो उसे लाइफ लॉन्ग जो है बार बार जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जरूरत पड़ता है। और बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन से क्या होता है कि जो आयरन का मात्रा है बॉडी में वो इम्बैलेंस हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है और ज़्यादा हो जाता है। और इस वजह से क्या होता है कि चूंकि हमारा बॉडी जो है वो आयरन का जो एक्सक्रीशन नॉर्मली जो है वो यूरिन से नहीं होता है, या फिर जो स्टूल होता है उसमें भी आयरन का मेनली जो सिक्रीशन है, एक्सेसिव जो आयरन है वो इस तरीके से होता है कि या तो जो हमारे जो स्किन्स है तो इनसे आयरन लॉस होता है, या फिर स्वेट के माध्यम से होता है, या फिर जो बाइल जूस होते हैं तो इनके माध्यम से थोड़ा मात्रा में होता है। पर इनका कोई खास जो एक्सक्रीशन का जैसे यूरिन के थ्रू जो यूरिया जैसे स्क्रीट आउट होता है, तो वैसे इनका कोई एक्सक्रीशन का हमारा बॉडी में नॉर्मल कोई फंक्शन नहीं है। तो चूंकि थैलासेमिया के केस में लाइफ लॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जरूरत पड़ता है, तो उस वजह से क्या होता है कि आयरन का मात्रा ज़्यादा हो जाता है। आयरन जो है बॉडी में उसका एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाता है। और सेम टू सेम वही प्रक्रिया होता है कि जब बीटा सेल्स के अंदर में जाएंगे तो उस वजह से ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करेंगे। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से क्या होते हैं कि जो बीटा सेल्स के जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि जो इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो कम होता है, और इस वजह से डायबिटीज मेलिटस डेवलप होता है। तो इस तरीके से थैलासीमिया के केस में क्या हुआ कि लाइफ लॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से क्या होता है कि जो आयरन का एक्यूमुलेशन है वो ज़्यादा हो जाता है बीटा सेल्स के अंदर, और जिस वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने की वजह से क्या होता है कि बीटा सेल्स जो है वो डैमेज होते हैं, और इसका रिजल्ट क्या होता है कि इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, जिससे सेकेंडरी डायबिटीज मेलिटस डेवलप होते हैं। और लास्ट हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर देख लेते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर क्या होता है कि ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। और इसमें क्या होता है कि जो क्लोराइड का जो फ्लो होता है, मूवमेंट होता है, वो कम हो जाता है। जेनेटिक म्यूटेशंस के कारण क्या होता है कि
जो क्लोराइड के जो चैनल्स होते हैं सेल्स के सरफेस पे, तो वो काम नहीं करते हैं। तो उस वजह से जो मूवमेंट होता है क्लोराइड का, तो नॉर्मली केस में क्या होता है कि जब सेल्स के से जो क्लोराइड का जब मूवमेंट होगा वाटर के थ्रू, तो जो म्यूकस जो होता है तो उसमें ये मतलब कि ये थिक नहीं होते हैं, स्लिपरी होते हैं, स्मूथ होते हैं, और ये थीन होते हैं। जो म्यूकस होता है क्लोराइड के द्वारा, जब क्लोराइड जब सिक्रीशन होता है और ये जब फ्लूइड में जाते हैं, तो उस समय क्या होता है कि जो म्यूकस होता है वो स्लिपरी नहीं होते हैं, वो थीन होते हैं, स्मूथ होते हैं, और वो सही काम करते हैं। और इस सिस्टिक फाइब्रोसिस के केस में क्या होता है कि एक जीन होता है, CFTR नाम है उसका, CFTR। तो ये जब इसमें म्यूटेशंस जब होते हैं, तो जो चैनल्स जो होते हैं वो ओपन नहीं होते हैं। और उस वजह से क्या होता है कि जो क्लोराइड का जो मूवमेंट होता है सेल्स से सेल्स के बाहर, तो वो सही नहीं होता है। और उस वजह से क्या होता है कि जो म्यूकस जो होता है वो थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, और वो मतलब कि स्टिकी हो जाता है। और उस वजह से क्या होता है कि बीटा सेल्स के अंदर क्या होते हैं कि जब ये कंडीशन एराइज होता है, तो जब क्लोराइड का मूवमेंट सही तरीके से नहीं हो पाएगा, तो म्यूकस थिक होने की वजह से क्या होता है कि वो जो रास्ता है ब्लॉक कर देता है। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है पैनक्रियाज के अंदर, तो वो एक रास्ता से, एक डक्ट के माध्यम से जाते हैं इंटेस्टाइन में। और इस कंडीशन में क्या होता है कि जब जो म्यूकस है वो गाढ़ा हो जाता है, तो ये जो डक्ट है तो उसमें ये जमा हो जाते हैं और ये बाहर आने से रोक देते हैं। और उसका रिजल्ट ये होता है कि जो पैनक्रियाज है उसके अंदर ही ये जो डाइजेस्टिव जूस है वो जमा होने लगते हैं। और इसका एडवर्स इफेक्ट ये होता है कि जो पैनक्रियाज के जो अपने ही सेल्स हैं, जो अपने ही टिश्यूज हैं, वो डाइजेस्ट होने लगते हैं, और वो मतलब कि जो इंफ्लामेटरी प्रक्रिया है वहाँ पर होने लगता है। क्या होता है कि इसमें जब क्लोराइड का फ्लो नहीं हो पाता है, क्लोराइड का जो चैनल है वो काम सही से नहीं कर पाता है जीन में म्यूटेशंस के कारण, तो उसका रिजल्ट ये होता है कि जो म्यूकस होते हैं तो वो थिक हो जाते हैं, गाढ़ा हो जाते हैं। और चूंकि पैनक्रियाज के अंदर जो डाइजेस्टिव जूस बनने के बाद उन्हें एक डक्ट के माध्यम से, एक रास्ता के माध्यम से आना पड़ता है इंटेस्टाइन में, तो इस थिक म्यूकस के कारण वो जाम कर देते हैं रास्ता को। और उस वजह से जो डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं वो बाहर नहीं आ पाते हैं, और वो अंदर ही क्या करते हैं कि डैमेज करने लगते हैं अपने ही टिश्यूज को, पैनक्रियाज के टिश्यूज को। और उस वजह से क्या होता है कि पैनक्रियाज के अंदर बार बार जो है इन्फ्लामेशन का प्रक्रिया होता है, फाइब्रोसिस होते हैं। और अंत में जब बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं टिश्यूज, और ये जो इन्फ्लामेशन का प्रक्रिया बार बार होने की वजह से वहाँ पर फाइब्रोसिस का कंडीशन आ जाता है। मतलब कि जो मेन जो सेल्स हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं डैमेज की वजह से, और जो फाइब्रस टिश्यूज जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि जो बीटा सेल्स भी है वो भी डैमेज होता है, फाइब्रोसिस वहाँ भी होता है। और इस वजह से जो इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, और जिसका रिजल्ट क्या होता है कि ब्लड ग्लूकोज जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। और इस वजह से जो डायबिटीज़ डेवलप होता है वो सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलिटस होता है।
तो सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर क्या हुआ कि जो CFTR जो जीन है उसमें म्यूटेशंस के होने की वजह से क्या होता है कि जो क्लोराइड का जो चैनल होते हैं वो मतलब कि काम नहीं करते हैं। उसका रिजल्ट क्या होता है कि जो म्यूकस होता है वो थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। और ये क्या करता है कि जो पेनक्रियाज के अंदर जो डक्ट्स हैं जो डाइजेस्टिव जूस को जो इंटेस्टाइन तक लाते हैं, तो वो रास्ता जाम होने की वजह से क्या होता है कि वो जूस जो है वो क्या करते हैं कि अपने ही टिश्यूज को डैमेज करते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि बार बार पैनक्रियाज के जो टिश्यूज हैं तो वो बार बार वहाँ पर फाइब्रोसिस का क्रिया होता है, इन्फ्लामेशन होता है। और उस वजह से क्या होता है कि बीटा सेल्स भी डैमेज होते हैं और इस वजह से जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है और इसका रिजल्ट सेकेंडरी डायबिटीज डेवलप होता है। तो हमने इस वीडियो में जो मेन मेन जेनेटिक डिसऑर्डर्स थे जिनकी वजह से सेकेंडरी डायबिटीज डेवलप होता है उसे हमने देखा है।